तो एक्चुअली क्या है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो हमेशा ये तो क्लियर है कि सेंटर ऑफ मास हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए ही निकालेंगे, क्योंकि अगर एक ही पार्टिकल है तो उसका तो सेंटर ऑफ मास वही हो गया, क्या दिक्कत है ना। लेकिन बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स कंस्टिट्यूट अ सिस्टम, बहुत सारे पार्टिकल्स मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं। तो इसीलिए सेंटर ऑफ मास किसका निकलेगा, हमेशा एक सिस्टम का ही निकलेगा, क्या दिक्कत। अच्छा, तो जब सेंटर ऑफ मास एक सिस्टम का निकलेगा तो उस सिस्टम में बहुत सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, क्लियर है क्या, यस और नो। उस सिस्टम में बहुत सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं और हर एक पार्टिकल पे अलग अलग फोर्स लग सकता है, बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं एक सिस्टम। तो अब देखिए ध्यान से, अब क्या है कि when the external forces do not add up to zero, center of mass is accelerated and the acceleration is given by equation 9.9. acceleration of center of mass क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय मास टोटल, क्लियर है क्या। अब हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एम, आ रहा है समझ में, यस और नो। तो सिग्मा एफ क्या हो गया, जितना भी फोर्स लग रहा है सारे पार्टिकल्स पे सबको मिला दीजिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय सिग्मा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया सिग्मा एफ और ये है सिग्मा एफ एक्सटर्नल, क्लियर है क्या, सिग्मा एफ एक्सटर्नल। एक्चुअली एफ इंटरनल जो है वो तो ज़ीरो ही हो जाएगा, क्योंकि अगर दो पार्टिकल एक साथ टकराते हैं, ये एक पार्टिकल इसके साथ टकराया तो इस पर फोर्स इधर लगा, इस पर फोर्स इधर लगा, इस पर अगर प्लस एफ होगा तो इस पर माइनस एफ होगा, दोनों मिल करके तो ज़ीरो ही हो गया ना। तो सिग्मा एफ इंटरनल वो क्या हो जाता है, ज़ीरो ही हो जाता है, क्योंकि सिस्टम का बात कर रहे हैं, समझ में आया। तो दोनों पार्टिकल पे कितना टोटल फोर्स लगा, प्लस एफ माइनस एफ, ज़ीरो ही हो गया ना। सिग्मा एफ इंटरनल इज ज़ीरो। इफ़ वी हैव अ सिंगल पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है। तो अब जो है सारा कैलकुलेशन पता है क्या हो जाएगा, सारा कैलकुलेशन हो जाएगा कि ये सारे पार्टिकल्स का लेट अस से सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ पे हो गया, यस और नो, ठीक है। तो कुछ x COM y COM कुछ हुआ, क्लियर है क्या, इसको हम लोग बोल सकते हैं RCOM, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी हो गया, सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी, और उसका कुछ एक्सेलरेशन हो गया, यस और नो। तो हमको सब कुछ पता है, इनिशियल पॉइंट पता है, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल वेलोसिटी पता है और एक्सेलरेशन पता है, तो सब कुछ हम लोग निकाल सकते हैं ना, यस और नो, सब कुछ हम लोग निकाल सकते हैं। एंड इट विल एक्ट एज इफ ऑल द masses are concentrated at the center of mass only, which is mt, that is total mass, clear है। Thus the motion of the center of mass of a system is identical to the motion of a single particle of mass equal to the mass of the given system, acted upon by the same external forces that act. To explain this statement, once again consider the spinning of a ball, figure 9.1b. 9.1b कहाँ है, 9.1b बहुत ऊपर है, यही है, ठीक है, ये है और ये बी है। द बॉल इज स्पिनिंग एट द सेम टाइम मूविंग अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो बॉल को हम ऐसे फेंकें, वो स्पिन भी कर रहा है और ग्रेविटी के अंदर मूव भी कर रहा है। To find the motion of the center of mass of the ball, which is actually the center of the ball, we imagine a particle of mass equal to that of the ball. We throw this particle with the velocity v, which the center of mass had,
at the time of projection. What is the motion of this single particle of mass m subjected to the force mg downward, thrown initially with velocity v? It is a parabolic motion given by this. तो हम लोग को याद है ये ऐसे हम लोग जो फेंकते थे वो क्या होता था, प्रोजेक्टाइल होता था. प्रोजेक्टाइल का सारे इक्वेशंस वगैरह सब कुछ वही वाला इक्वेशंस. The center of the ball exactly traces this curve with the coordinates given by this equation only. ये ऐसे है, ठीक है ना. अब देखिए ध्यान से, सेंटर ऑफ मास जो है ऐसे जाएगा, यस और नो. मानिए कि ये बॉल जो है टूट गया है, एक इसमें और एक इसमें. क्लियर है क्या? ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, लेकिन दोनों का अगर सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो वो इसी पाथ को फॉलो करेगा. समझ में रहे हैं? क्योंकि ये दोनों टूटा है इंटरनल फोर्स के कारण. इंटरनल फोर्स का सेंटर ऑफ मास पे कोई इफेक्ट नहीं होता. क्लियर है क्या? Next, suppose the ball breaks up into two parts, figure 9.11, because of some internal stress while moving along the parabola. The two parts go on two different parabolae because the velocities of the parts change at the instant of breaking. Locate the two parts at some instant t and calculate the position of the center of mass of the combination at that instant. It will be found at the same point on the original parabola where the center would have been at instant t according to equation 9.10. तो एक जो है ऐसे जा रहा है, दूसरा जो है ऐसे जा रहा है. क्लियर है क्या? तो इन दोनों का अगर हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो यहाँ पे फाइंड होगा. अरे समझ में? फिर यहाँ पे अगर इन दोनों का निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा. समझ में आ रहा है? सेंटर ऑफ मास का लेकिन यही होगा पाथ. अरे समझ में? इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं. लीनियर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन प्रिंसिपल. चलिए ध्यान से समझिएगा. ये हम लोग पढ़े हैं F इक्वल्स डी पी अपॉन डी टी. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलते हैं? ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो मोमेंटम को हम लोग किससे, पी से डिनोट करते हैं. इसका रेट ऑफ चेंज क्या हो गया, डी पी बाई डी टी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट. ठीक है ना? ऑफ कोर्स ऐसा होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा होना चाहिए. ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट से हम लोग को पता चलता है. कोई दिक्कत? ठीक है. अच्छा, ये हम लोग पढ़े हुए F इक्वल्स डी पी अपॉन डी टी. अब ध्यान से देखिएगा. कैसे देखिएगा? एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हम इधर फोर्स लगाए. ठीक है, कितना टाइम के लिए, डी टी टाइम के लिए. इसका मोमेंटम था P इनिशियल. ठीक है, ये बढ़ करके हो गया P फाइनल. यस और नो? तो हम लिख सकते हैं क्या, F इंटू डी टी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई विच इज इक्वल टू डी पी. यस और नो? F इंटू डी टी, क्योंकि F क्या होता था, डी पी बाई डी टी. ठीक है, एक्चुअली अगर देखा जाए ध्यान से, डी पी, P क्या है, मास इंटू वेलोसिटी.
यस और नो? F इज इक्वल टू मास कांस्टेंट रहता है, dv बाई डी टी इज इक्वल टू ma हो जाता है। यस और नो? नहीं होता है, ठीक है। F इंटू डी टी को हम लोग dp लिख सकते हैं। यस और नो? हाँ, कोई दिक्कत? अच्छा, बहुत अच्छा। ये जो टर्म है एफ डी टी, ये जो टर्म है एफ डी टी, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं हम लोग? क्लियर है क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ध्यान से देखिए, ये स्ट्राइकर है कैरम का, ठीक है। अब हम लोग जब स्ट्राइक करते हैं तो एक फोर्स लगाते हैं एफ, कुछ टाइम के लिए dt के लिए। यस और नो? एक्चुअली टाइम बहुत कम है और फोर्स जो है अच्छा खासा लगाते हैं, जोर से मारते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एफ डी टी इज इक्वल टू डी पी। यस और नो? इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन एफ डी टी इज इक्वल टू डेल्टा पी विच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो हम लोग f कैलकुलेट करना मुश्किल है, dt भी कैलकुलेट करना मुश्किल है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना इजी है। हम लोग को क्या करना है, सीधा p फाइनल माइनस p इनिशियल देख लेना है। अरे समझ में? वो जो चला उसका वेलोसिटी आप खाली फाइंड आउट कर लीजिए, तो एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, इनिशियल 0 था, तो वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अरे समझ में? तो ये जो इंटीग्रेशन का टर्म है, इंटीग्रेशन एफ डी टी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इम्पल्स। आ रहा है समझ में? यस और नो? इससे क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम। दो बॉडी जो है ये और टकराया, क्लियर है क्या? फर्स्ट और सेकंड बॉडी क्या हो गया? टकराया। कोई दिक्कत? फर्स्ट वाले पे फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। सेकंड वाले पे फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। क्लियर है क्या? दोनों पे फोर्स F ही लगेगा क्योंकि एक्शन रिएक्शन। दोनों पे फोर्स dt टाइम के लिए लगेगा, F dt, और इस पे F dt। इम्पल्स हो गया दोनों पे। इम्पल्स को J से हम लोग डिनोट करते हैं। यस और नो? इसमें देखिए ध्यान से, इसमें इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये हो जाएगा प्लस J, इसमें इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसमें क्या हो जाएगा? माइनस J। यस और नो? तो इसमें जितना मोमेंटम बढ़ेगा या घटेगा, यानी कि लेट अस से कि अगर ये ऐसे जा रहा था और इम्पल्स इधर लगा तो इसका मोमेंटम उतना घटा। क्लियर है क्या? ये इधर जा रहा था, इसका मोमेंटम उतना बढ़ा, तो जितना इसका घटा उतना इसका बढ़ा, टोटल जो है वो तो सेम ही रह गया ना, है ना। आपके पास जो था 100 रुपीज़ था एक पॉकेट में, दूसरे पॉकेट में था 200 रुपीज़। क्लियर है क्या? आप इसका 20 घटा दिए, कितना हो गया ये? सी, और सेम 20 इधर बढ़ा दिए, कितना हो गया? टोटल देखिए सेम ही है ना। यस और नो? तो जब भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा, जब भी फोर्स नहीं रहेगा, केवल इंटरनल फोर्सेस ही लग रहे हैं, तो उस केस में, है ना, क्या हो जाएगा? हम लोग लिखेंगे मोमेंटम इज कंजर्व्ड। आ रहा है समझ में? यानी कि इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑल द बॉडीज। यू गेटिंग? यस और नो? एग्जाम्पल एक कर लेते हैं, क्विक एग्जाम्पल, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये है 2 kg का और ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? ये है एक ऑब्जेक्ट 4 kg का, ये जा रहा है जैसे 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? ये दोनों टकरा गया, टकराएगा ना, ये 10 से जा रहा है 5 से ही जा रहा था, टकरा गया। टकराने के बाद ये भैया जी जाने लगे इस डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड से। कितने से? इस भैया का वेलोसिटी क्या होगा ये निकालना है।
क्लियर है क्या? तो यहाँ पे देखिए, तो पहले हम लोग लिख लेंगे एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है, केवल इंटरनल फोर्स है ना, एक दूसरे में टकरा रहा है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा दोनों का, 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 5, कितना हो गया, 220 kg मीटर पर सेकेंड। यस और नो? फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, 2 इंटू 8 प्लस 4 इंटू वी। यस और नो? एक मिनट, ये 2 इंटू 10 तो 20 ही हुआ ना, 40 हुआ ये। यस और नो? क्या हो गया ये, 16 प्लस 4v। यस और नो? दोनों इक्वल होना चाहिए, 16 प्लस 4v इज इक्वल टू 40। यस और नो? तो 4v इज इक्वल टू 24, v कितना हो जाना चाहिए, 6 मीटर पर। यस और नो? कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ध्यान से देखिएगा, इसमें कितना माइनस हुआ, ये पहले कितने से जा रहा था, 20 से, मोमेंटम इसका 16, इधर 4। क्लियर है क्या? इसमें भी देखिए पक्का इधर 4 बढ़ा होगा, ये 20 हो गया, ये 24 हो गया, देखिए इधर 4 बढ़ा है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, इम्पल्स, इम्पल्स का भी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, 4 kg मीटर पर सेकेंड। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? अब देखो एक चीज़ इसमें और समझ लेते हैं। मानिए कि हम लोग बोलें कि टाइम जो जितना टकराया था वो था 0.001 सेकेंड। क्लियर है क्या? तो फोर्स क्या होता है, dp अपॉन dt। क्लियर है क्या? f dt होता है dp। यस और नो? और dp क्या हो गया, 4 इम्पल्स। यस और नो? तो फोर्स इंटू 0.001 सेकेंड इज इक्वल टू 4 kg मीटर पर सेकेंड। यस और नो? ध्यान से देखिए, फोर्स हो जाएगा 4000 न्यूटन। बहुत तगड़ा फोर्स लगता है, कॉलिजन में बहुत ज़बरदस्त फोर्स लगता है। इसीलिए हम देखेगा कि है ना, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है, टूट जाता है एक्सीडेंट वगैरह में, क्योंकि फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है। थोड़े समय के लिए लगता है लेकिन ज़बरदस्त लगता है। आ रहा है समझ में? यस और नो? क्लियर है? तो दिस इज लीनियर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन प्रिंसिपल। क्लियर है क्या? कल हम लोग पढ़ेंगे रॉकेट प्रोपल्शन के बारे में।